वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जेनेसिस। तो हमारी क्लासेस अभी भी पेंडिंग है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। कल हमने फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस किए थे। तो आज आगे बढ़ते हैं 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मैनेजमेंट है वो सिंगल पर्सन की नहीं है ना। उसके अंदर काफी सारे पर्सन्स होते हैं, हर पर्सन का अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये देखिए, ये हमारे टॉप लेवल पे हैं, ये हमारे टॉप लेवल के हैं, ये हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। किस में आते हैं? मिडिल लेवल। और ये हमारे किस में आते हैं? लोअर लेवल में। ये आपको डायग्राम बनाना ही बनाना, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, और 101% पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से, है ना। ये डायग्राम आपको बना के आना है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का आपके डायग्राम क्रिएट करना ही करना है। देखिए टॉप लेवल का काम क्या होगा, अभी हम पढ़ते हैं कि पहले ये पढ़ लें कि भाई टॉप लेवल में आते कौन कौन से हैं, है ना। टॉप लेवल में डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम भी देख लो पहले। ये कौन सा है? लोअर लेवल। कौन सा लेवल है बच्चों? लोअर लेवल। ये हमारा मिडिल लेवल है। कौन सा लेवल है? मिडिल लेवल। और ये कौन सा है? हमारा टॉप लेवल। कौन सा लेवल है बच्चों? टॉप लेवल। तो आपको डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनाना है ना। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, देख लेना, ठीक है। देखिए टॉप लेवल में कौन कौन से आएंगे बच्चों, देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सेल ऑफिसर, टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब टॉप लेवल में है। आपको ये कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सन किस लेवल का है। दूसरा, मिडिल लेवल में आपको ये एक बात याद रखनी है कि मिडिल लेवल में हमेशा कौन से आते होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। जैसे परचेज मैनेजर, है ना, परचेज मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। ये सब डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल डिपार्टमेंट है ना, सेल डिपार्टमेंट का सेल मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर। ये सब किस कहां पे आएंगे? मिडिल लेवल्स के अंदर आएंगे। लोअर लेवल में कौन आएगा? लोअर लेवल में आपके सुपरविजन, कंफ्यूज नहीं होना है, सुपरवाइजर आपका लोअर लेवल में आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। क्या पढ़ेंगे? इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जो टॉप लेवल का काम क्या करता है भाई? ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। इसके बेसिस पे टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की हैं, उसके बेसिस पे ये मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे? पॉलिसीज को इंटरप्रिएट करेंगे। किसको बताएंगे? लोअर लेवल को बताएंगे कि भाई टॉप लेवल ने ये काम बताया है, आपको इस तरीके से करना है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आपने अचीव करना है, ये सब कौन बताएगा? मिडिल लेवल। लोअर लेवल क्या करेंगे भाई? काम करेंगे, सुपरविजन करेंगे, है ना, ऑपरेशंस को देखेंगे कि भाई कोई गलती तो नहीं कर रहा। किसकी गलती, है ना, कौन काम कर रहा है? वर्कर्स। इसके काम को चेक किया जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम इसके मेन कंक्लूजिंग पॉइंट पे। देखो बच्चों 3 लेवल से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगर ये कीवर्ड्स याद रहेंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है? टॉप लेवल। प्लान्स और पॉलिसीज कौन बनाता है? टॉप लेवल। एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन करता है? टॉप लेवल। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कौन करेगा? टॉप लेवल। बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे आपका सोशल इन्वायरमेंट हो गया, है ना, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सब डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी, सब डिटेल में पढ़ा जाएगा।
आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे। मिडिल लेवल क्या करेगा, जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है उसे इंटरप्रिएट करेगा, ड्यूटीज बताएगा कि भाई आपने क्या काम करना है, किसने, लोअर लेवल में क्या काम करना है। ड्यूटीज कौन बताएगा, मिडिल लेवल। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मिडिल लेवल्स के हैं डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, डिपार्टमेंट से। लोअर लेवल, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मिडिल लेवल में हेल्प करेंगे। रिक्रूटमेंट अगर हो रही है तो मिडिल लेवल की हेल्प की जाएगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने ही रखने हैं बच्चों। अगर ये याद रहेंगे तो नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके अंदर मिनिमम वेस्टेज होगा, ये पॉइंट याद रखना। किसके अंदर होता है भाई, रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेज अगर होती है तो किसके अंदर, लोअर लेवल के अंदर ये सब आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, ये हमारी क्या है, आर्ट है। क्या है ये, आर्ट। ये हमारी क्या है, साइंस है। वो आर्ट है, ये क्या है, साइंस है। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट हमें यह कहती है कि भाई जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें। प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। स्किल्स, हर मैनेजर के, हर एम्प्लॉय के अपने अपने स्किल्स होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल, उसे किस तरीके से यूज करना है, किस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करनी है, वो हमारा किस में आ जाएगा, आर्ट के अंदर आ जाएगा। क्रिएटिविटी, जब आप एक काम को दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे तो आपका दिमाग अपने आप चलना शुरू कर देगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर किससे बढ़ेगी क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस करने से। गोल ओरिएंटेड, किस लिए कर रहे हो, हम अपने गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सके। तो ये कीवर्ड ध्यान रखना बच्चों। फिर आता है साइंस, कंसेप्ट, मतलब आपकी नॉलेज। कौन सी नॉलेज बच्चों, थियोरेटिकल नॉलेज। वहां पे कौन सी आ रही थी, प्रैक्टिकल। यहां पे कौन सी आएगी, थियोरेटिकल। इसी थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते थे तो वो आर्ट बन जाती थी। और ये थियोरेटिकल नॉलेज क्या है, हमारी साइंस है। आप इसमें क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, नहीं करते थे 10th क्लास में, है ना। ऑब्जर्वेशंस, ये सब के सब क्या है बच्चों, आपकी साइंस है। उसके बेसिस पे आप मेथड्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को क्या करते हो, डेवलप करते हो। और नॉलेज क्या रहेगी, ऑर्गेनाइज। कुछ नॉलेज आपने इस डिपार्टमेंट से ले ली, कुछ नॉलेज आपने इस इंडस्ट्री से ले ली, उससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो जो मैनेजमेंट है ये आपकी आर्ट भी है, ये आपकी साइंस भी है। बट एक बात याद रखना, क्या रखोगे याद, प्लीज इस पे फोकस रखना कि जो आपकी जो मैनेजमेंट है ये इन एग्जैक्ट साइंस है। क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है, ये परफेक्ट साइंस नहीं है, ये परफेक्ट साइंस नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये इन एग्जैक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस, प्योर साइंस नहीं है। और दोनों का होना जरूरी है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अब आ रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखो बच्चों प्रोफेशन से वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। हम किसकी बात करेंगे, प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भाई आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज। आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, ये वाली किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीएस होते हैं, टीचर्स होते हैं, सबकी क्वालिफिकेशन है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप कह सकते हैं।
ये उसकी बात कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री रिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वही पर्सन डॉक्टर बनेगा जिसने क्या कर रखी होगी, एमबीबीएस कर रखी होगी। जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी सिर्फ वही डॉक्टर बन सकता है। जिसने आईसीआई से क्या किया होगा, सीए का कोर्स किया होगा, सिर्फ वही सीए बनेगा, अदरवाइज एंट्री क्या रहेगी, रेस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनकी क्या होती है बच्चों, एसोसिएशंस होती है। जैसे लॉयर्स होते हैं आपके, मतलब आप एडवोकेट कह सकते हो, इनकी बार काउंसिल होती है। क्या होती है, बार काउंसिल, मतलब एक एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल जिसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। बार काउंसिल में सारे के सारे एडवोकेट्स होंगे, इनकी एक एसोसिएशंस होती हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स आपको बताए गए हैं उस पर आप बाइंड हैं। मान लीजिए कि एक सीए है, सीए अपनी पूरी ईमानदारी तरीके से काम कर रहा है, और है ना, एक दिन ऐसा हुआ कि भाई तू 5 लाख ले ले, तू 10 लाख ले ले, मेरा प्रॉफिट बढ़ा दे या प्रॉफिट कम कर दे, खर्चे बढ़ा दे, मतलब क्या करना है, चेंज कर दे, मैन्युपुलेट कर दे मेरे अकाउंट्स को, है ना। तो सीए कभी भी इस चीज को नहीं करेगा, क्योंकि उसके ये कोड ऑफ कंडक्ट ने ये बताया था कि भाई मैं जो काम करूंगा वो लीगली तरीके से करूंगा, इलीगल काम मैं नहीं करूंगा। फिफ्थ पॉइंट आता है सर्विस मोटिव। आपको सर्विसेज ही तो दे रहे हैं। सीए क्या करता है, एक सिग्नेचर करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपको ट्रीट करता है ना, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे ये, तो ये सब क्या है, सर्विस मोटिव। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, तीनों। ये आपको कीवर्ड्स याद रखने बच्चों, प्लीज याद रखना है कीवर्ड्स। थियोरेटिकल नॉलेज किसमें पढ़ी थी, वैसे तो प्रायर थियोरेटिकल नॉलेज लिखा हुआ है, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रायर थियोरेटिकल नॉलेज। जो नॉलेज आपने पहले गेन कर रखी थी वो थियोरेटिकल थी, अब उसको जब आप अप्लाई करोगे तो कौन सी नॉलेज बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर पर्सनलाइज अप्रोच और क्रिएटिविटी, ये सब किसके अंदर आएगा बच्चों, आर्ट के अंदर आएगा। साइंस में क्या रहेगा, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर रहेगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी रहेगी, और एक्सपेरिमेंट्स हमेशा साइंस में ही आते हैं। प्रोफेशन में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और कोड ऑफ कंडक्ट एंड एसोसिएशन। याद रहेंगे बच्चों ये कीवर्ड्स। ओके, आगे चलते हैं हम। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमें पता है कि ये जो हमारे फंक्शंस थे, किसके किसके फंक्शंस पढ़ाए थे भाई मैंने अभी, बता दो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन किए थे, ये थे मैनेजमेंट के फंक्शन। कोऑर्डिनेशन है फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हर लेवल पे काम आएगा। ये कहता क्या है, आइए जानते हैं। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स, मतलब आप सारी एक्टिविटीज, सारे एफर्ट्स किसके, इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो कॉमन डायरेक्शंस हैं, मतलब जो कॉमन गोल्स हैं, उन्हें अचीव करते हैं। किसको, ऑब्जेक्टिव्स को जब आप अचीव करते हो, किसकी हेल्प से, रिसोर्सिस को इकट्ठा करके, टुगेदर ऑल द रिसोर्सिस एंड एक्टिविटीज, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। इन शॉर्ट, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। ठीक है, आगे आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या आता है बच्चों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, काम डबल होगा और काम में देरी भी होगी। ओवरलैपिंग मतलब काम ज्यादा हो गया, डुप्लीकेशन काम डुप्लीकेट मतलब डबल हो चुका है, डिले इन वर्क काम में देरी भी रहेगी। कोऑर्डिनेशन आपको यह कहता है राइट पर्सन एट राइट जॉब राइट टाइम। ये बात याद रखना, एक पर्सन, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम।
कोऑर्डिनेशन का मैंने मतलब क्या बताया था कि सब मिलजुल के काम करेंगे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आइए कोऑर्डिनेशन को थोड़ा और डिटेल में लेके जाएं, जिसमें आपका पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? सारे मैनेजर्स का, कि भाई आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। क्या रखना है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। जहां पे भी ये वर्ड आ जाए सिंक्रोनाइज, समझ जाना कि उसकी जो केस स्टडी का आंसर आएगा वो कोऑर्डिनेशन ही आएगा। और केस स्टडी के चांस कोऑर्डिनेशन वाले पॉइंट से ज्यादा होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना। इन डिपार्टमेंट्स को मिलके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कहां से खरीदेगा। जब उसने रॉ मटेरियल नहीं दिया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल कहां से बनाएगा। जब उसने माल ही नहीं बनाया, गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस करी, तो मार्केटिंग या सेल डिपार्टमेंट बेचेंगे कैसे? ऐसा नहीं चल सकता, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिलकर चलना पड़ेगा। बिकॉज ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, इंडिविजुअल गोल नहीं है। कौन सा है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजर का। वैसे तो कौन सा प्राइमरी फंक्शन है? प्लानिंग हमारा क्या है? प्राइमरी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीजें याद रखना। ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन आपका फंक्शन ऑफ मैनेजर है। याद रखना बच्चों इसे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मिलजुल के रहना पड़ेगा। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फंक्शन कर रहे हैं मैनेजमेंट का, वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि जब हम एज पर अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग वी प्रिपेयर आवर ऑब्जेक्टिव्स, वी प्लान आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, और उसी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या था हमारा? प्लानिंग। ठीक है। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप स्टाफ को रिक्रूट करोगे, सेलेक्ट करोगे, ट्रेन करोगे, जिसे हम क्या कहेंगे? स्टाफिंग। क्या कहेंगे बच्चों? स्टाफिंग। उस स्टाफिंग के बेसिस पे मान लीजिए कि आपने 5 पर्सन्स को अपॉइंट कर लिया है, उसको आप क्या दोगे? राइट एग्जीक्यूशन, मतलब डायरेक्शंस दी जाएंगी कि भाई ये काम इस तरीके से करना है, ये करना है, वो नहीं करना। ये क्या हमारी डायरेक्शंस हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग, कि भाई प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस रह गया, अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस इनका बनता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। भाई सारे लेवल्स पे जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, है ना। टॉप लेवल, दूसरा कौन सा था बच्चों? मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल। हर लेवल पे बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। टॉप लेवल ये नहीं कह सकता भाई, टॉप लेवल ये नहीं कह सकता कि भाई ये काम तो मिडिल लेवल का है, मेरा काम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, तीनों को साथ मिल के चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं मिल पाएंगे तो ये इसको सुनाएगा, ये इसको सुनाएगा, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कन्फ्लिक्ट जो हमारा पॉइंट है वो दूर हो पाएगा, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लिखा हुआ है ना, टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल,
जिससे क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना के रख सकते हैं। लोअर लेवल में क्या आएगा, इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, हमने पहले ही ये बात कर चुके हैं ना। चलो, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजर की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है भाई मैनेजर, कि भाई ये जो काम है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स हैं, सिर्फ एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, काफ़ी सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों, ये फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो, ग्रुप एफर्ट्स, सिंगल पर्सन क्या कोऑर्डिनेट करेगा, हर पर्सन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चाहे वो टॉप लेवल में है, चाहे वो मिडिल लेवल में है, चाहे वो लोअर लेवल में। ग्रुप एफर्ट्स तो चाहिए, बिना ग्रुप एफर्ट्स के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से काम करते हैं, काम करने का तरीका अलग है ना, बट हमारा एफर्ट क्या रहेगा, कॉमन डायरेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चाहे हमारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है ना, काम करने का स्टाइल भी डिफरेंट है, बट एफर्ट हमारा एक होगा, ऑब्जेक्टिव हमारा कॉमन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यूनिटी से काम करें, यूनिटी होनी चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट की आपस में यूनिटी होनी चाहिए। मिलजुल के काम करोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में दिक्कत आ सकती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, नॉन एंडिंग फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन ही कभी खत्म हो सकती। अगर परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सेल डिपार्टमेंट के साथ, या सेल डिपार्टमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ क्या होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो मतलब कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉन एंडिंग प्रोसेस है ना, बट वो डिफरेंट करती है कि किस तरह की कोऑर्डिनेशन है, अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, मैंने पहले ही बताया था कि भाई कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में जरूरत है, वैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हर जगह, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, ये भी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन किसका फंक्शन है, मैनेजर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, मैनेजर का। तो मैनेजर हमेशा ट्राई करे कि भाई अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कोऑर्डिनेशन बना के रखे। कोऑर्डिनेशन इज द डिलेबरेट फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो मैनेजर है वो ये ट्राई करता है, हमेशा ये ट्राई करेगा कि भाई मैं किसी भी तरह की कंफ्यूजन को क्रिएट ना करूं, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। फीचर्स अभी हमने पढ़े थे, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, एंड लास्ट अ डिलेबरेट फंक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेट। देखो एक ये वर्ड है, याद रखना बच्चों कि भाई केस स्टडी में हेल्पफुल होने वाला है। किसके एफर्ट्स? इंडिविजुअल के एफर्ट्स, डिपार्टमेंट्स के, स्पेशलिस्ट के, सबके जो जितने भी एफर्ट्स हैं सब में चाहिए, है ना। चाहे वो डिपार्टमेंट क्या है, चाहे वो इंडिविजुअल क्या है, चाहे वो स्पेशलिस्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या लगता है, कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत पड़ती है। क्या भाई इंडिविजुअल गोल को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल गोल को, ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, तो आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बच्चों पूरे हो जाएंगे। ग्रोथ इन साइज क्या कहता है भाई? ग्रोथ इन साइज।
अगर आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बड़े लेवल पे काम कर रही है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ पर्संस वहां पे बहुत है काम करने के लिए। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए भाई, कोऑर्डिनेशन तो चाहिए होगा, लड़ाई झगड़ा ना हो भाई, है ना। हर इंडिविजुअल ये सोचेगा कि मेरे को ही पता है क्या है बिजनेस में, क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस तरह से काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के काम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, हाँ ये हमारी इंपॉर्टेंस ही चल रही है बच्चों, मतलब नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है, अलग अलग तरह की उसमें डिविजन्स होती हैं, है ना। हर डिपार्टमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल के करना, और मिलजुल के तभी हो पाएगा जब आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को मिलजुल कर लेकर चलते हो, है ना। बट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक हमें करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में हार्मोनाइज करना पड़ेगा, जिससे कोऑर्डिनेशन बनी रह सके। स्पेशलाइजेशन, अब देखिए हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। उसे ये लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, है ना। उसे ये लगता है कि जो मैं डिसीजन ले लिया वो सही ले लिया। बट स्पेशलाइजेशन का मतलब ठीक है कि वो एक्सपर्ट है, बट अगर वो ज़्यादा परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर अपनी करेगा, सेल डिपार्टमेंट में सेल मैनेजर अपनी करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर अपनी करेगा, तो भाई जो हमारा मेन पॉइंट था, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल था, वो कैसे अचीव कर पाएंगे। हमारा मेन पॉइंट तो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करना, अचीव करना, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हमें उन स्पेशलिस्ट का मिल सके। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, functional differentiation and specialization. Okay, thank you बच्चों।